Assalamu alaikum class. I am Dr. Hafiz Rana Muhammad Arsalan, clinical demonstrator at University of South Asia Kent Campus Lahore. And today is our another online interactive session of Physiology 3. And we have already discussed about juxtaglomerular operators in the previous recorded lessons and in previous lectures. So we will go through those slides and I will entertain your queries and your questions if you have any. So, if anybody can tell me what is juxtaglomerular apparatus, ये क्या होता है और ये काम क्या करता है? मोहम्मद जहादाद, बड़ा आप मुझे बताएं कि जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus जो है वो क्या काम करता है? सबसे पहले डिफाइन करेंगे ये होता क्या है? जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो कि हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर पाया जाता है, हर एक नेफ्रॉन के अंदर। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। जक्स्टा मतलब होता है नियर, और ग्लोमेरुलस एपरेटस यानी ग्लोमेरुलस के नियर। तो ये एक जैसे कि नेफ्रॉन्स हमारे मिलियंस तादाद में होते हैं, आपने स्लाइड में लेक्चर में बताया था। तो ये माइक्रोस्कोप के अंदर देखे जाते हैं। तो एक पार्ट है नेफ्रॉन का, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बेसिकली इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, बेसिकली अ पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ नेफ्रॉन, thick ascending limb of neuron which is passing through efferent arteriole, जो कि efferent और efferent arterioles के थ्रू पास कर रहा होता है। ये बेसिकली जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus होता है, जिसके आगे बेसिकली आपने 3 स्ट्रक्चर्स बताए हैं, मैक्यूला डेंसा, एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल, जिन्हें और इसकी एक और है इंट्राग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल, और इसके वेरी अलावा गुड, जक्स्टाग्लोमेरुलर। वेरी गुड। तो आपके जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus के तीन बेसिकली पार्ट्स होते हैं. नंबर वन इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. बेसिकली जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus जो है वो आप समझ लें नेफ्रॉन का ही पार्ट है. और कौन से नेफ्रॉन का? सेम नेफ्रॉन का पार्ट है जहां पर एफरेंट और ईफरेंट आर्टेरियोल्स के दरमियान में वो पाया जाता है. अगर फॉर एग्जांपल इसकी ये डायग्राम देखें आप, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये ईफरेंट आर्टेरियोल है और ये एफरेंट आर्टेरियोल है, और इन के बिल्कुल सेंटर में ये एक थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है. जो पोर्शन ऑफ थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है वो यहाँ से पास करेगा, वो बेसिकली आपका जुक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटस कहलाएगा. इसके जो बेसिकली पार्ट्स अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है. नो डाउट, विदाउट अ डाउट कि आपके जो नेफ्रॉन्स हैं दे आर नॉट विजिबल विद यू कैन नॉट सी देम विद योर नेकेड आई. तो इस वजह से जो उस नेफ्रॉन का एक पार्ट है वो भी माइक्रोस्कोपिक ही होगा. एंड इट रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन. जो बेसिक और एक्सक्लूसिव फंक्शन है आपका नेफ्रॉन का, दैट इज फिल्ट्रेशन ऑफ योर ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ योर यूरिन. जो एंड प्रोडक्ट्स या बाय प्रोडक्ट्स जो शुरू से हम रीनल सिस्टम जब से हमने शुरू किया तब से यही बात कर रहे हैं कि रीनल सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट ऑन जो इनका इसका फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है बेसिकली रीनल सिस्टम का, वो आपका नेफ्रॉन है. और उसका फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, जो आपके ग्लोमेरुलर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज में आ रहा है, और नेम्ड फॉर इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द ग्लोमेरुलस. अब इसका जुक्स्टा का मतलब, अभी जहां दाद ने बताया कि जुक्स्टा का मतलब नियर होता है, और ग्लोमेरुलस का मतलब ग्लोमेरुलस वो पार्ट जिसके करीब ये पड़ा हुआ है. लोकेशन भी हमने इसकी डिस्कस कर ली. अब इसके पार्ट्स जो है वो डिस्कस करते हैं, जो कि लास्ट टाइम मैंने बड़ी डिटेल के अंदर लेक्चर के अंदर बता दिया था. बेटा मुकद्दस अब्बास, आप जो हैं वो मुझे बताएंगी कि मैक्यूला डेंसा जो है वो क्या चीज़ है? ये क्या किस चीज़ का नाम है मैक्यूला डेंसा? जी मुकद्दस अब्बास. जहांदाद आपने हैंड रेस किया था, कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर, मैं कह रहा था कि मैं बता दूं मैक्यूलर डेंसा के बारे में। एक मिनट में आपसे पूछ लेता हूँ. बेटा मुकद्दस अब्बास, ओके आपको सर। मेरी आवाज़ आ रही है? जी कायनात, आप कुछ कहना चाह रही हैं या बताना चाह रही हैं?
सर मैक्यूलर डेंसा के बारे में बताना चाह रही हूँ। जी जी बताएं बताएं, शाबाश। सर किडनी में ना जो एक एरिया होता है वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो हमारी डिस्टल ट्यूब्यूल होती है ना उसकी लाइनिंग के ऊपर, यानी कि जो डिस्टल ट्यूब्यूल की वॉल होती है ना उस पे लाइनिंग होती है, और ये जो होता है ना एक पॉइंट होता है जहाँ पे थिक असेंडिंग होती है, जैसे लूप ऑफ हेनले जो होती है ना वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को मिलती है, और ये जो मैक्यूलर डेंसा है ना ये जाके ना ग्लोमेरुलस को टच करती है डिस्टल ट्यूब्यूल से। शाबाश। आपकी जो थिक, वेरी गुड, शाबाश। आपकी जो थिक असेंडिंग सेगमेंट है ना आपका, उस वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में टर्मिनेट होने से पहले पहले का जो पोर्शन है ना वो बेसिकली आपका मैक्यूलर डेंसा कहलाता है, जो कि एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल के दरमियान होता है। और ये बड़े, इसके अंदर बड़े टाइटली पैक्ड, आप अगर डायग्राम के अंदर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड जो है ना वो इसके क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं। देख रहे हैं कोई उनके अंदर जिस तरह ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज के दरमियान स्लिट पोर्स हैं, या जहाँ एक अल्लाह ताला ने स्पेसिस रखी हुई हैं जहाँ से फिल्ट्रेशन होती है, तो इस तरह ये जो आपके मैक्यूला डेंसा के क्यूबॉइडल सेल्स हैं ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, किसी भी तरह की कोई स्पेसिस इनके अंदर या पोर्स इनके अंदर मौजूद नहीं है। नाउ एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स, व्हाट आर द अदर नेम्स, मैं इसकी डेफिनेशन तो बाद में पूछूंगा। व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स, इफ एनीबडी कैन टेल? शाबाश। जी बेटा, हुमैरा कुलसूम, आप बताएं। बाकी बच्चे जो हैं वो क्लास में मौजूद हैं, वो भी पार्टिसिपेट करें, शाबाश। सर मैं बताऊं? चलो आप बता दो, सर मैं बताऊं? बता दो, बता दो। जी जी। सर पॉलकेंसल सेल्स जी कहते हैं सर, इनको। जो जो कि हमारे जो एक्स्ट्रा ग्रानुलर स्मूथ मसल सेल्स हैं उनपे जहादाद, आपकी आवाज़ के अंदर डिस्टॉर्शन आ रही है। जी जी बोलें, अगर आप नहीं बोल रहे तो बोलें, मैं आपको कह रहा हूँ, आप बताएं। सर मैं कह रहा था एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल को हम ग्रैनुलर सेल्स भी कहते हैं। इसके अलावा ये कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स भी कहते हैं, स्मूथ मसल सेल्स भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स कहते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ग्रैनुलर सेल्स कहते हैं क्योंकि अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं इनके अंदर। इसके अलावा इसे क्या नाम है, ये बेसिकली एक्स्ट्रा मतलब ग्लोमेरुलर सेल्स मतलब ग्लोमेरुलर के बाहर पाए जाते हैं। इसके 3-4 नेम्स हैं, ये ग्रैनुलर सेल्स, शाबाश। स्मूथ मसल सेल्स एंड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। जो आपके एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं और जो इंट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर का मतलब है जो ग्लोमेरुलस जो ऑपरेटस है आपका, जहाँ पे टफ्ट ऑफ कैपिलरीज पड़ी हुई हैं उनसे बाहर, ये एक ट्रायंगुलर एफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल और मैक्यूला डेंसा के दरमियान में आप देखते हैं इस डायग्राम में कि ये एक ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर मौजूद है। ये जो सेल्स पड़े हुए हैं एपिथेलियल सेल्स हैं, ये आपके एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं। और इंट्रा ग्लोमेरुलर का मतलब ये होगा कि वो अंदर हैं। आपको ये एक लूप ऑफ कैपिलरीज विजिबल हैं इस डायग्राम के अंदर, आप देख पा रहे हैं बच्चों? ये डायग्राम आपको नजर आ रही है ना स्लाइड के ऊपर? यस सर। तो इसके साथ आप देख रहे हैं लूप्स ऑफ कैपिलरीज चल रहे हैं, उनके साथ ब्लू कलर के ना ओवल शेप्ड, एग शेप्ड सेल्स पड़े हुए हैं, डिस्पर्स्ड हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ये बेसिकली आपके इंट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, या सिर्फ ग्लोमेरुलर सेल्स भी कह देते हैं इन्हें। इन दोनों सेल्स को अगर हम कंबाइन को कोई नाम देना चाहें तो वो जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हम कह देते हैं, दोनों को कंबाइन। ठीक है, तो ये बेसिकली, अब ये जो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स और इंट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, इनका कोई फंक्शन भी होगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। जहादाद, आपके अलावा कोई और बताए, शाबाश। क्या सर? एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स और इंट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स का फंक्शन, दोनों का फंक्शन एक दूसरे से क्वाइट डिफरेंट है, वो बताएं। जी वकास।
विकास बताएं आप ग्लोमेरुलर और एक्स्ट्रा और इंट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स का फंक्शन। आपने हैंड रेस किया था जी अभी। विकास, चले जहादात फिर आप बता दो। विकास मेरे ख्याल से फिर बिजी है। सर काइंडली क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। चले एक मिनट ठहरे फिर। कायनात आप बताएं बेटा कि एक्स्ट्रा और इंट्रा ग्लोमेरुलर ऑपरेटर्स के अंदर क्या, उनकी फंक्शन के अंदर क्या है, क्या आता है? सर जो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स है ना वो एरिथ्रोपोइटिन की सिक्रीशन करते हैं, यानी मुझे इतना पता है इसके बारे में। और जो इंट्राग्लोमेरुलर सेल्स है ना ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को सपोर्ट करते हैं, उसके बाद ये रेगुलेशन करते हैं, फिल्टर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की रेगुलेशन करते हैं, मैट्रिक फॉर्मेशन करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं, और इसके अलावा एक और चीज़ थी वो ग्लूकोज की जो कैपिलरीज होती है ना उसकी जो कंसंट्रेशन करते हैं, जो इंट्राग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं। शाबाश। एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो है ना, अभी हजाद ने बताया था कि उनके अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है। उस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी की वजह से वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। उससे क्या होगा कि आपके जो एफ्रन या इंफ्रन आर्टरियोल्स हैं उनके अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो मैं उसको कंट्रोल करते हैं। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे तो जो आर्टरियोल्स हैं उनकी वेलो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो फ्लो ब्लड का कम हो जाएगा। फ्लो कम हो जाएगा तो फिल्ट्रेशन भी कम हो जाएगी। जब हम मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर रीनल सर्कुलेशन वाला जो चैप्टर था उसके अंदर एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की बात की थी। उसके अंदर जो मोस्ट एक्टिव आपका एंजियोटेंसिन एंजाइम था वो था, हार्मोन था वो आपका एंजियोटेंसिन 2 था। और उसके मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर हमने फंक्शंस डिस्कस किए थे, किडनीज के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर, आपके ब्रेन के ऊपर एक्सेट्रा। तो जब हम इन फंक्शंस की बात कर रहे थे तो उसके अंदर एक फंक्शन ये भी था कि वो आपकी नॉर एड्रीनालिन रिलीज करवाता है, रेनिन एंजियोटेंसिन 2 जो है। उससे क्या होता है कि आपकी ये जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कैल्शियम के इनफ्लक्स की वजह से। ठीक है, स्मूथ मसल्स यानी आपके स्केलेटल मसल्स हों, स्मूथ मसल्स हों, उनको कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम रिक्वायर्ड है। कैल्शियम आप समझ लें फ्यूल है कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए। तो ये जो नॉर एड्रीनालिन है ये वहां जाकर कैल्शियम को रास्ता फराहम करता है, वे प्रोवाइड करता है कि वो इन स्मूथ मसल्स के अंदर एंटर हो, इन जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स के जो स्मूथ मसल्स हैं उनके अंदर एंटर हो और फिर वो कॉन्ट्रैक्शन करवाए। जब कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तो अल्टीमेटली आपका ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और फिल्ट्रेशन भी कम हो जाएगी। जी जहादात, कोई क्वेश्चन आपका? नो सर। ठीक है, ओके। फर्दर हमने जो है वो डिस्कस किया था इंट्राग्लोमेरुलर सेल, इंट्राग्लोमेरुलर सेल्स की भी बात हो गई। मैंने इंट्राग्लोमेरुलर सेल्स के बारे में एक और फंक्शन डिस्कस किया था इनका, जो था फेगोसाइटोसिस। ये फेगोसाइटोसिस क्यों हो रहा है इधर, फेगोसाइटोसिस होता क्या है और ये इस जगह पर क्यों हो रहा है, इसकी मैंने एक रीजन दी थी रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर। मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, कुछ बच्चों ने अभी भी ज्वाइन किया, मेरा क्वेश्चन सुने कि जी जुक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटस के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर और एक इंट्राग्लोमेरुलर। जो इंट्राग्लोमेरुलर सेल्स हैं जो कि ग्लोमेरुलर ऑपरेटस के अंदर होते हैं वो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होता है और वो पर्टिकुलरली इस ग्लोमेरुलर ऑपरेटस के अंदर क्यों हो रहा है, क्या वजह है फेगोसाइटोसिस जैसे प्रोसेस की यहां पर एग्जीक्यूशन की? जी हैंड रेज करें, शाबाश। जी शुजात अकरम साहब, आप बताएं ना जरा इस क्वेश्चन का आंसर। आप खामोशी से आते हैं, खामोशी से ही चले जाते हैं। अनम्यूट करें ना जरा माइक अपना। और किसी ने हैंड रेज किए? शाबाश। मोहम्मद जहाजेब,
सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। इंट्राग्लोमेरुलर सेल्स का एक फंक्शन है फेगोसाइटोसिस। यस सर। फेगोसाइटोसिस होता क्या है आप ये बता दें, चलें फेगोसाइटोसिस होता क्या है? सर जी ये फेगोसाइटोसिस में एनगल्फ करते हैं ये पार्टिकल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आते हैं उनको एनगल्फ करके उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनकी एंजाइम फेंक के उसके ऊपर। थैंक यू, शाबाश, वेरी गुड। और फिजा, क्या नाम था बच्चे का? फिजा बतूल, आई थिंक उन्होंने हैंड रेस किया था अभी, या फिजा असलम ने? सर जी फिजा असलम ने किया। जी, फिजा असलम, आप बताएं कि फेगोसाइटोसिस इस पर्टिकुलर एरिया पर सर हो क्यों रहा है? फिगोसाइटोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें इनगल्फ किया जाता है पार्टिकल्स को, जो हार्मफुल पार्टिकल्स हो उन्हें इनगल्फ किया जाता है। तो सर इसमें इसका फंक्शन जो है वो एक्सक्रीशन है ना, मींस जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है मतलब हार्मफुल प्रोडक्ट्स को ना एक्सक्रीट करना है। तो वो फिगोसाइटोसिस के जरिए जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको इनगल्फ किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रोसेस यहाँ पर क्यों हो रहा है, मैंने वजह भी पूछी है कि फेगोसाइटोसिस तो पूरी बॉडी के अंदर होता है जहाँ पर कोई सेल्स डेड हो जाएं या वहाँ पर कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस आ जाए, वहाँ पे एक्सुडेट या वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठी हो रही हो, तो उनको फिर फ्लश आउट करने के लिए बॉडी से फेगोसाइटोसिस का अमल किया जाता है। चलें ठीक है, आपने आंसर कर दिया। बिस्मा फारूक, आपने हैंड रेस किया, आप इस क्वेश्चन का आंसर करें कि क्यों हो रहा है यहाँ पर फेगोसाइटोसिस। यस सर, जिस तरह आपने रिकॉर्डेड लेक्चर में बताया था कि जो सेल डेड हो जाते हैं, जहाँ जो मटेरियल वेस्ट है हमें नहीं चाहिए, आपने एग्जांपल दी थी जिस तरह आप घर में कूड़ा जमा करते हैं तो उसको डिस्पोज भी करना होता है। ये सेल्स जो होते वो जो ग्रेन्युलर ग्लोमेरुलर सेल होते हैं, ये उन चीजों को फिर पहले डिग्रेड करते हैं और फिर बॉडी से रिमूव करते हैं। शाबाश। बेसिकली आप ऐसा कर लें कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स या एंड प्रोडक्ट्स वहां पर पहुंच रहे थे, जो हमने पहले लेक्चर में लिस्ट पढ़ी थी, यूरिया, क्रेटिनिन, बिलीरुबिन और भी बहुत सारे एंड प्रोडक्ट्स थे, लैक्टिक एसिड भी आता है, तो वो जब वहां पे पहुंचते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में, तो आपकी देखें ना कैपिलरीज बहुत डेलिकेट हैं, उनके जो स्लिट पोर्स हैं वो बड़े छोटे छोटे माइन्यूट हैं, उनके अंदर से बड़े बड़े कंपाउंड पास नहीं करेंगे। अगर पास करेंगे तो दो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। नंबर वन, या तो वो कैपिलरीज को डैमेज कर देंगे, नंबर टू, या तो वो वहां पर स्टक हो जाएंगे और वो जितना भी पैसेज है वो ब्लॉक हो जाएगा और फिल्ट्रेशन का प्रोसेस ही वो रोक देंगे। तो इस वजह से फेगोसाइटोसिस यहाँ पर इसलिए हो रहा है कि वो जो बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं उनको डिग्रेड किया जाए, उनको ब्रेक डाउन किया जाए, उनको तोड़ा जाए, ताकि वो छोटे छोटे एक्सक्रीटेबल कंपाउंड्स या एक्सक्रीटेबल मॉलिक्यूल्स के अंदर उनको जो है वो कन्वर्ट किया जाए और देन उनको एक्सक्रीट किया जाए। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ इंट्राग्लोमेरुलर ऑपरेटस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 5 नंबर का यहाँ जो है वो 10 नंबर का भी क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, तो आपने फिर डायग्राम के साथ इंट्राग्लोमेरुलर ऑपरेट, एक तो सेल्स को शो करना होगा कि हैं कहाँ ये और इनका रोल क्या है, सारे फंक्शंस इनके लिखने होंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर किसी बच्चे ने इंट्राग्लोमेरुलर ऑपरेटस मैंने पूछा और इंट्राग्लोमेरुलर सेल सॉरी मैंने पूछे हुए पेपर के अंदर और उसने सारे फंक्शंस लिख दिए और फेगोसाइटोसिस ना लिखा उसने, मैंने उसके आधे नंबर काट लेने हैं। ठीक है, ये बात मेरी जहन में आप रखिएगा। जी मोहम्मद जहादाद, आपने क्या पूछना है? सर मैंने यही बताना था कि जो आपने बता दिया है ठीक है, ओके। प्रोडक्ट्स के बारे में और फेगोसाइट। नेक्स्ट हम जो है वो चलते हैं अपनी स्लाइड में, जो हमने फर्दर डिस्कस किया था। ये डायग्राम है आपकी। नाउ जो एक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स की हमने बात कर ली, इनके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, इनकी ट्यूनिका मीडिया ऑफ आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल के अंदर एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स की भी बात कर ली। ठीक है, ये एक ट्राइगोन की शक्ल में मौजूद होते हैं, ट्राइंगल की शक्ल में। ठीक है, एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल के दरमियान और मैक्यूला डेंसा के दरमियान। ग्रैनुलर सेल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। मैंने अभी बताया था कि कॉन्ट्रैक्शन होगी तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, जब सरफेस एरिया कम हो गया तो फिल्ट्रेशन भी कम होगी, जब रिलैक्सेशन होगी तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो फ्लो ज्यादा हो जाएगा ब्लड का और फिल्ट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। इंट्राग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स सराउंड्स द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड सपोर्ट्स द कैपिलरी लूप्स। ये एक मैकेनिकल और एक एनाटॉमिकल सपोर्ट बेसिकली प्रोवाइड करते हैं आपकी लूप ऑफ कैपिलरीज को, जो कि tuft of capillaries बना रही हैं within your Bowman's capsule, which is called glomerular capillaries. Further, now these were the basic functions of
फंक्शंस ऑफ द ग्लोमेरुलर सेल्स। अब ये ग्लोमेरुलर सेल्स जब बात कर रहे हैं हम, जब मैं सिर्फ ग्लोमेरुलर सेल्स की बात करूं, या सिर्फ नाम आए ग्लोमेरुलर सेल्स, तो इसके अंदर एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स इंक्लूड नहीं होंगे, इट इज जस्ट रेफरिंग टू इंट्राग्लोमेरुलर। लेकिन जब जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स की बात हो तो तब दोनों, यानी ये दो वर्ड्स हैं जिनके अंदर एक वर्ड के अंदर सिर्फ एक चीज शामिल है, दूसरे वर्ड के अंदर सिर्फ दूसरी चीज शामिल है। ये डिस्टिंग्विश और ये डिफरेंस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर के अंदर मैं टू द पॉइंट आंसर क्वेश्चन नहीं लिखूंगा कि मुझे इंट्राग्लोमेरुलर सेल्स के जो हैं वो फंक्शन बता दें, ठीक है। पेपर के अंदर मैंने वर्ड्स घुमा देने आपको, ताकि आपके लिए जो है ना वो जरा ब्रेन स्टॉर्मिंग हो आपकी। तो वो ब्रेन स्टॉर्मिंग आपको पहले से बता रहा हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो ग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं उनके अंदर सिर्फ इंट्राग्लोमेरुलर सेल्स मौजूद हैं, यानी ग्लोमेरुलर सेल्स जहां पे भी वर्ड आएगा, बुक के अंदर भी ग्लोमेरुलर सेल्स लिखे हुए हैं ना, तो उससे मुराद उसकी इंट्राग्लोमेरुलर सेल्स है। और एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स की अलग हेडिंग उसने बनाई हुई है बुक के अंदर। और जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को वो दोनों कंबाइंड जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स बता रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने ये ज़हन में रखनी है। जी जहां दादा आपका कोई क्वेश्चन है? सर मैंने ये कहना था कि आपने लेक्चर के दौरान कहा था, रिकॉर्ड लेक्चर के दौरान, कि अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया हमारा, या कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, तो आपने कहा था कि ब्लड फ्लो का क्या इफेक्ट होगा, ये आप क्वेश्चन पूछेंगे। तो सर इसका आंसर यही था कि अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा हमारा, क्योंकि वो कैपिलरीज माइन्यूट हो गई हैं, मतलब उसकी सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, तो सर स्पेस कम हो जाएगी। स्पेस कम होने की वजह से प्रेशर इंक्रीज और कॉन्स्टेंटली और प्रोपोर्शनल टू व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू ब्लड फ्लो, तो ब्लड फ्लो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। बेसिकली प्रेशर और फ्लो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर का ज्यादा होना, मैंने नेट में सर्च किया था, मैं वही आपको बता रहा हूँ, प्रेशर का ज्यादा होना जरूरी नहीं है फ्लो ज्यादा हो। मिसाल के तौर पर एक पाइप है पानी का, उसका जो डायमीटर है वो आप समझ लें 10 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। 10 सेंटीमीटर है, एरिया ज्यादा है ना, 10 सेंटीमीटर का एरिया ज्यादा होता है, तो उस 10 सेंटीमीटर के एरिया में से पानी ज्यादा गुजर सकता है, यानी क्वांटिटी उसकी ज्यादा गुजर सकती है। लेकिन हो सकता है उस 10 सेंटीमीटर में वो जो प्रेशर है, प्रेशर से मुराद है उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी, वो इतनी ज्यादा ना हो। बट अगर मैं उस 10 सेंटीमीटर को कर दूं 2 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर कम कर दूं, तो एरिया छोटा कर दिया मैंने। अब हो सकता है उस छोटे एरिया से वो स्पीड के साथ गुजर जाए, बट उसका जो फ्लो है, उसकी जो क्वांटिटी है, वो 2 सेंटीमीटर में से ज्यादा गुजरेगी या 10 सेंटीमीटर में से ज्यादा गुजरेगी? ज्यादा पानी की क्वांटिटी 10 सेंटीमीटर से ज्यादा गुजरेगी, ज्यादा 10 सेंटीमीटर से गुजरेगी। जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो बेसिकली हम रेफर कर रहे हैं क्वांटिटी ऑफ ब्लड, कि कितना ब्लड आ रहा है कैपिलरीज तक, वो फ्लो ऑफ ब्लड है। सर फ्लो रेट किस में ज्यादा होगा? मैंने वही बताया ना कि जब कॉन्ट्रैक्शन, जब रिलैक्सेशन होगी तो आर्टरियोल्स उनको रिलैक्स करने का मौका मिलेगा, उनके अंदर डायलेशन हो जाएगी। जब डायलेशन होगी तो एरिया बढ़ जाएगा, जब एरिया ज्यादा बढ़ जाएगा तो ब्लड ज्यादा क्वांटिटी फ्लो के अंदर आएगा, ठीक है, तो फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगी। लेकिन प्रेशर वहां पे ज्यादा नहीं होगा, प्रेशर इज ऑलवेज इन रेफर्स टू वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है। दोबारा इसको आप पढ़िएगा, आपकी बुक के अंदर ही जो है ना वो उन्होंने बेसिकली जब इस तरह के पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, प्रेशर, ब्लड फ्लो, तो उन्होंने ब्रैकेट के अंदर ना चैप्टर रेफरेंस भी दिए हुए हैं आपके, कि अगर आपने इनको डिटेल में पढ़ना तो आप ही बुक के कुछ चैप्टर्स हैं उनको आप गो थ्रू कर सकते हैं अगर मजीद डेप्थ में आपने जाना है। बट इन जनरल सेंस आप अपने जहन में ये याद रखें कि फ्लो किसी भी चीज का, फ्लो ऑफ वाटर हो, फ्लो ऑफ ब्लड हो, इट मींस क्वांटिटी कितनी आ रही है, ठीक है। और प्रेशर का मतलब ये है प्रेशर ऑफ वाटर या प्रेशर ऑफ ब्लड या प्रेशर ऑफ एनी फ्लूइड, इसका मतलब है कि वो किस स्पीड या किस वेलोसिटी से जो है वो एक यूनिट एरिया के अंदर से निकल रहा है, एक यूनिट एरिया के अंदर से मूव कर रहा है। अभी मैंने आपको पानी के वाटर की मिसाल दी, हम अपने गार्डन्स के अंदर, अपने बागीचों के अंदर वो पानी लगाते हैं ना पौधों को, तो समटाइम्स हम क्या करते हैं उसकी वेलोसिटी बढ़ाने के लिए कि वो दूर तक जाए, हम अपने वो उसकी जो ल्यूमेन होता है, उसका जो एरिया होता है, डायमीटर, उसके आगे उंगली रख लेते हैं। वो बेसिकली हमने क्या किया, हमने डायमीटर कम कर दिया। जब डायमीटर कम हुआ पानी की स्पीड ज्यादा हो गई, जब स्पीड ज्यादा हो गई तो वो दूर तक जाने लग गया, लेकिन वो प्रेशर इंक्रीज किया हमने फ्लो इंक्रीज नहीं किया, ठीक है। फ्लो तभी इंक्रीज होगा जब हम पीछे से टैप खोल देंगे और ज्यादा क्वांटिटी के अंदर पानी जो है ना वो उस पाइप में से निकले, तो वो फ्लो ज्यादा हुआ है। ये क्लियर हुआ है? ओके सर,
यस सर, ओके। ओके जी, तो ये आपके कुछ फंक्शंस है ग्लोमेरुलर सेल्स के, ग्लोमेरुलर और जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, इन दोनों के दरमियान जो मैंने डिफरेंस बताया ना वो याद रखना है आपने। फैगोसाइटिक एक्टिविटी डिटेल में हमने अभी डिस्कस कर ली। सेक्रीशन ऑफ ग्लोमेरुलर इंटरस्टिशियम, ये इंट्रा ग्लोमेरुलर का फंक्शन है, जो कि एक आप समझ रहे हैं जिस तरह साइटोप्लाज्म होता है या एक्सोनोप्लाज्म, हमने जब नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे तो एक फ्लूइड होता है जो आपके एक्सॉन्स के अंदर, साइटोप्लाज्म आपके सेल्स के अंदर होता है। तो ये जो ग्लोमेरुलर इंटरस्टिशियम है ये भी एक तरह का फ्लूइड है जो कि इंट्राग्लोमेरुलर सेल्स जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं, ताकि जो लूप ऑफ कैपिलरीज है ना उनको एक इंटीग्रिटी, एक सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके। प्रोस्टाग्लैंडिन्स और साइटोकाइंस, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स और साइटोकाइंस क्या होते हैं, क्या चीजें हैं, कोई बता सकता है? आईना आबिद बेटा आप बताएं। आईना आबिद, और कोई बताना चाहते हैं जहादात के अलावा? मोहम्मद आफाक, अभी तो आप ज्वाइन कर रहे हैं, क्लास खत्म होने वाली है और अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। जी कायनात बेटा। सर जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ना वो एक इफेक्टर मॉलिक्यूल होता है जो सेलुलर रिस्पॉन्स देते हैं साइटोकाइंस को। इसके अलावा जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ना वो इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं, इन्फ्लामेटरी और इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं स्किन में। शाबाश, ये दोनों इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं। मैंने बताया कि फैगोसाइटोसिस होगा तो वहां पर इन्फ्लेमेशन जरूर होगी, किसी भी चीज का ब्रेकडाउन आपकी बॉडी के अंदर होगा वहां पर इन्फ्लेमेशन होगी ही होगी। तो ये उसी इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करने के लिए, मीडिएट करने के लिए ये सेल्स वहां मौजूद होते हैं। ये भी इंट्राग्लोमेरुलर सेल्स ही प्रोड्यूस करते हैं। अब लास्ट लेक्चर के जो हमारा इंटरेक्टिव सेशन था उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स को ना विजरल लेयर और पेराइटल लेयर ऑफ द बोमान्स कैप्सूल जो है ना वो कंफ्यूज कर रही थी। ये एक डायग्राम आप देखें, इसको मैं स्लाइड शो में कर देता हूं। ये देखें कि जो आउटर लेयर है बोमान्स कैप्सूल की वो आपकी पेराइटल लेयर है, ठीक है। और जो दो लेयर्स हैं आपकी जो कैपिलरीज के साथ साथ हैं, एक तो ये येलो कलर के जो आपको सेल्स नजर आ रहे हैं जिनके अंदर पर्पल कलर के न्यूक्लियाई हैं, ये वो आपके एपिथेलियल सेल्स हैं या एंडोथेलियल सेल्स हैं जो कि फीट लाइक प्रोजेक्शंस के साथ आके आपकी कैपिलरीज के साथ अटैच हो जाते हैं, तो जिनको हम पोडोसाइट्स कहते थे, ठीक है। ये वो सेल्स हैं। और उसके अंदर देखें आप रेड कलर के सेल्स मजीद आपको नजर आएंगे, ये जिनके ऊपर मेरा एरो मूव कर रहा है, ये दरमियान में जो रेड कलर के सेल्स हैं ये तो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं। उनकी बाउंड्री पे देखें बड़े बारीक बारीक से सेल्स आपको नजर आएंगे। ये बेसिकली आपकी एंडोथेलियल लेयर है कैपिलरीज की, जिसको कंफ्यूज कर रहे थे बच्चे इस विजरल लेयर ऑफ बोमान्स कैप्सूल के साथ जिसके अंदर ये आपके पोडोसाइट्स लगे हुए हैं। तो विजरल लेयर जो है वो बेसिकली पोडोसाइट से मिलकर बन रही है, और जो एंडोथेलियल लेयर ऑफ द कैपिलरीज है वो आपकी इन रेड सेल से मिलकर बन रही है। दीज आर टू सेपरेट लेयर्स। तो इसी एंडोथेलियल जो लेयर है आपकी कैपिलरीज की, इसी के साथ आकर आपके पोडोसाइट अटैच हो जाते हैं, ताकि वो एक स्लिट पोर्स आप देख रहे हैं दरमियान में इनके फासला है, दो सेल्स के दरमियान कितना फासला है, तो वो स्लिट पोर्स है बेसिकली, तो उनके थ्रू फिर फिल्ट्रेशन होती है। तो ये आई थिंक कि ये डायग्राम से आपका वो जो एक कंफ्यूजन थी वो काफी बच्चों की दूर हो गई होगी। नाउ एज वी हैव conducted this session on Zoom, so there is a limitation of time on Zoom which is 40 minutes. So we have left around 4 minutes, so I will just wind up the remaining slides with a short and brief explanation, and then we will conclude our session. Function of the juxtaglomerular apparatus जो है उसके जो एक तो प्राइमरी फंक्शन है और दो सेकेंडरी फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन जो है वो तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि वो किस तरह ब्लड फ्लो को और फिल्ट्रेशन रेट को करेगा, वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से कर लेगा। लेकिन जो उसके प्राइमरी फंक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको बताया था कि रेनिन और एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 20 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है इसके ऊपर। तो मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई थी आपकी ये स्लाइड के एंड पे।
अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको पेपर के अंदर 20 मार्क्स का क्वेश्चन देता हूँ ना कि जी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के ऊपर नोट लिखे और 20 मार्क्स का है, कोई बच्चा अगर मुझे ये एक डायग्राम बना के दे देगा ना तो उसको नंबर दे दूंगा मैं। ये एक डायग्राम, सिर्फ ये एक डायग्राम, कोई और एक्सप्लेनेशन ना लिखे, कुछ ना लिखे, ये एक डायग्राम इतनी कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड है कि ये बना देगा तो वो हो जाएगा। जी मोहम्मद वकास, आपका कोई क्वेश्चन है? सर अगर पेपर फिजिकल ना हुए तो व्हाट वी डू? ये तो बात की बात है ना, तब अगर इस सवाल का ये तो नहीं, बात की अगर बात है। सवाल है तो हम उसको क्या नाम है बनाकर उसमें अटैच कर सकते हैं वर्ड फाइल में। फिर आप अगर उसको क्या कहते जो हैं, अगर ऑनलाइन आता है ऑनलाइन पेपर होगा ना तो उसका पैटर्न ही डिफरेंट हो जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन नहीं होंगे एग्जाम्स, आपके फिजिकली होंगे इंशाल्लाह। ओके सर। तो ये आपकी डायग्राम है। अब देखें, आपके किडनी से निकला रेनिन आपके ब्लड प्लाज्मा के अंदर ऑलरेडी एक आप समझ रहे हैं प्रिकर्सर सा एक मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन। वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 के अंदर जो कि इनएक्टिव है, उसका कोई फिजियोलॉजिकल रोल नहीं है। लंग्स से एस आया, उसने एंजियोटेंसिन 1 को 2 के अंदर कन्वर्ट किया। अब 2 आपका बड़ा फिजियोलॉजिकली एक्टिव है, उसने बड़े काम कर दिए। उसने एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम देखे उसको बढ़ा दिया, ट्यूबुलर सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ा दी, आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट किया जहां से एल्डोस्टेरोन निकल गया, फिर एंटीरियर आर्टीरियोलर वेजोकंस्ट्रिक्शन भी की उसने, और फिर आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी सिक्रिएट कर दिए। यानी ये सारे काम एक आपका एंजाइम कर रहा है जो कि हार्मोन है एंजियोटेंसिन 2। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्टीमेटली उसने रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का काम पता क्या है, उसने फ्लूइड की रिटेंशन करनी है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम आपकी बॉडी में तब एक्टिवेट होता है जब आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड कम हो और वो एक्सक्रीट होता रहे, तो इस वजह से एंजियोटेंसिन है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर रखा हुआ है। सो क्लास, दिस वाज टुडेज इंटरेक्टिव सेशन एंड आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस सेशन। सो I am now concluding this session. If you people have any questions and query regarding previous lectures, so do email me or you can contact me via your CR and GR. Thank you so much for your participation and enthusiasm.